हेलो गाइस, वेलकम टू बाउंड टू ब्रेन। तो आज हम डार्क यूनिट नंबर 2 करेंगे। तो ये यूनिट जो है बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम देखेंगे डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम्स और सेकंड पार्ट में हम देखेंगे ग्रीडी एल्गोरिदम्स। तो डिवाइड एंड कॉन्कर बेसिकली क्या होता है कि एक हमारे को बड़ी प्रॉब्लम जब दी होती है उसको जब हम छोटे सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देते हैं, फिर हम उसको एक एक सब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, फिर उनको कंबाइन कर देते हैं जिससे हमको वो बड़ी वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। तो जब हम ये वाली अप्रोच यूज़ करते हैं तो इसको बेसिकली बोलते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम। तो इसमें हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट, बाइनरी सर्च, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, कॉन्वेक्स हल और क्लोजेस्ट पेयर ऑफ पॉइंट्स। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रीडी एल्गोरिदम्स। तो ग्रीडी एल्गोरिदम में क्या होता है कि जो ये एल्गोरिदम होता है ये हमेशा करंट स्टेट से जो भी बेस्ट पॉसिबल नेक्स्ट स्टेप होता है वो लेता है। ये कभी पास या फ्यूचर के जो भी डिसीजन होते हैं उनके बेसिस पे नहीं लेता है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे क्या हो रहा है, ये सिर्फ अपनी करंट पोजीशन को ध्यान देते हैं, हमेशा लोकल मैक्सिमा लेता है। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आगे जाके एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इसमें हमारे पास कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं, जैसे कि हफमैन कोडिंग, नैपसैक, मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रिम्स एंड क्रूस्कल्स, और सिंगल शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं डिजक्स्ट्रा और बेलमन फूड। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि क्विक सॉर्ट क्या होता है। तो क्विक सॉर्ट मैं आपको एक बहुत इजी से डायग्राम से समझाती हूँ क्विक सॉर्ट क्या होता है। तो इमेजिन कि ये जो है हमको एक एरे गिवन है, इसमें हम क्या करते हैं, हम कोई भी एक रैंडम एलिमेंट को चूज करते हैं और उसको, जैसे हमने यहाँ पे सबसे एंड वाले एलिमेंट लिया एंड उसको हम सेंटर में रख देते हैं। फिर हम एक एक करके सारे के सारे एलिमेंट्स को, उसके अलावा बचे हुए एलिमेंट्स को हम ट्रेवर्स करते हैं, और अगर वो पिवट एलिमेंट से छोटा है तो हम उसको आगे प्लेस कर देते हैं, एंड अगर वो उससे बड़ा है तो हम उसके पीछे प्लेस कर देते हैं। फिर जो हमको ये छोटी वाली एक एरे मिली होती है और ये बड़े एलिमेंट्स वाली एरे मिल जाती है, तो हम इस पर सेम चीज़ अप्लाई करते हैं। तो एक एग्जांपल से देखते हैं। तो हमको एक ये एरे गिवन है जिसमें हमने 20 को पिवट एलिमेंट ले लिया है। तो जो भी 20 से छोटे एलिमेंट्स हैं, यानी कि हमारे पास यहाँ पे है 15 और 1, इसको हमने इससे आगे प्लेस कर दिया, और जो भी बड़े हैं वो हमने इस एरे में प्लेस कर दिए। फिर इन दोनों पे सेम चीज़ हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 50 हमने लिए पिवट एलिमेंट और सेम किया है, बड़े वाले एलिमेंट्स आगे रख दिए, सॉरी बड़े वाले एलिमेंट्स पीछे रख दिए और छोटे वाले एलिमेंट उससे पहले रख दिए। ये तब तक करते जाएंगे जब तक हमारे पास इंडिविजुअल एलिमेंट्स हमको नहीं मिल जाते, और लास्ट में उसको कंबाइन करके एक सिंगल एरे बना देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्विक सॉर्ट खत्म हो जाता है। अब इसका एक बारी कोड देख लेते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। तो हमारे पास इसमें दो फंक्शंस हम बनाते हैं। एक फंक्शन हमारे पास होता है पार्टीशन फंक्शन, और एक फंक्शन हमारे पास होता है क्विक सॉर्ट फंक्शन। तो पार्टीशन फंक्शन का बेसिकली काम ये है कि वो पिवट एलिमेंट को लेता है और छोटे वाले एलिमेंट्स उसके आगे रख देता है और बड़े वाले एलिमेंट्स उसके पीछे रख देता है। और क्विक सॉर्ट वाले फंक्शन का काम ये है कि ये बार बार होता जाए ताकि हमको लास्ट में एक सॉर्टेड एरे मिल जाए। तो अब हम आ जाते हैं मर्ज सॉर्ट पे। तो मर्ज सॉर्ट भी क्विक सॉर्ट जैसा ही होता है, काफ़ी सिमिलर होता है। तो अब हम इसका भी एक एग्जांपल से समझते हैं इसमें क्या होता है। तो लेट्स सपोज हमको ये एक एरे गिवन है। तो हम मर्ज सॉर्ट में क्या करते हैं कि हम एक एरे को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करते हैं। तो
जैसे हमारे पास यहाँ पे 8 एलिमेंट्स हैं, तो हम उसको 4 एलिमेंट्स की 2 एरेज में डिवाइड करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि p प्लस आर डिवाइडेड बाई 2। तो p हमारा होता है फर्स्ट एलिमेंट और जो r होता है वो होता है हमारा लास्ट एलिमेंट। जब हमारे पास ऑड नंबर होता है तो एक एक्स्ट्रा एलिमेंट जो होता है वो इस वाली एरे में जाता है। तो अब जो हमने फर्स्ट वाली एलिमेंट के साथ जो हमने फर्स्ट वाली एरे के साथ किया है, अब हम वही सेम चीज़ इन दोनों एरे के साथ भी रिपीट करके इनको भी इक्वल हाफ्स में हम डिवाइड कर देते हैं। अब हमारे पास 2 2 के 4 एरेज हो जाते हैं। ऐसे करते करते ऐसे करते जाएंगे जब तक हमारे पास सिंगल एलिमेंट्स बच जाएंगे। फिर हम इन सबको सॉर्ट करते जाएंगे एंड मर्ज करते जाएंगे। यानी जैसे हमारे पास 9 और 5 है, तो क्योंकि 5 छोटा है तो वो आगे चला जाएगा और 9 बड़ा है तो वो पीछे चला जाएगा। जहाँ ऑलरेडी सॉर्टेड होते हैं उनमें कोई चेंज नहीं होता, कोई एलिमेंट स्वॉप नहीं होता, वो डायरेक्टली एज इट इज मर्ज हो जाते हैं और ये लास्ट में हमको एक सॉर्टेड एरे मिल जाती है। तो अब हम देखते हैं कि हीप सॉर्ट में क्या होता है। हीप सॉर्ट समझने के लिए आपको हीप और ग्राफ्स की थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हीप सॉर्ट में करते क्या है। तो हमको जब एक एरे गिवन होती है तब हम उसका मैक्स हीप बनाते हैं। मैक्स हीप में बेसिकली क्या होता है, जो पेरेंट एलिमेंट होता है वो चाइल्ड एलिमेंट से बड़ा होता है और इनके इंडेक्सेस कुछ इस टाइप के लगते हैं। जो लेफ्ट वाला एलिमेंट होता है उसका 2i+1 होता है और जो राइट वाला एलिमेंट होता है उसका 2i+2 होता है और i यहाँ पे पेरेंट एलिमेंट का इंडेक्स है। तो अब हम इसमें क्या करते हैं कि हम एक एक एलिमेंट को लेते हैं और उसका एक ट्री बनाते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं। हमने जैसे 5 लिया, उसके बाद हमने नेक्स्ट एलिमेंट ऐड करा 6, क्योंकि 6 5 से बड़ा तो ये स्वॉप हो जाएंगे और 6 ऊपर चला जाएगा। क्योंकि हम इस एग्जाम्पल में हम मैक्स हीप यूज़ कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम नेक्स्ट एलिमेंट ऐड करेंगे जो कि है 1, क्योंकि 1 6 से छोटा है तो इसमें कोई स्वॉपिंग नहीं होगी। फिर हम नेक्स्ट एलिमेंट ऐड करेंगे यहाँ से 10, क्योंकि 10 5 और 6 दोनों से बड़ा है तो ये दोनों से स्वॉप हो जाएगा और टॉप पर आ जाएगा। ऐसे ही करते जाएंगे जब तक हमको सारे एलिमेंट्स नहीं मिल जाएंगे। जब हम सारे एलिमेंट्स एक बार डाल लेंगे तो जो टॉप पर एलिमेंट होगा यानी कि रूट नोड पर जो भी एलिमेंट होगा वो इस एरे का सबसे बड़ा एलिमेंट होगा, तो हम इसको एरे के लास्ट में डाल देंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पास खत्म हो जाएगा। ऐसे ही हम तब तक करेंगे जब तक हमारे पास सारे एलिमेंट सॉर्ट नहीं हो जाएंगे। एंड एंड ऑफ सेकंड पास हमको सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट भी मिल गया। थर्ड पास में हमको लास्ट 3 एलिमेंट्स मिल गए एंड फोर्थ पास में हमारा पूरा एरे सॉर्ट हो गया। सो अब हम देखते हैं कि बाइनरी सर्च क्या होता है। बाइनरी सर्च एक सर्चिंग एल्गोरिदम है जो कि एक सॉर्टेड एरे से एक टारगेट एलिमेंट को सर्च करने के लिए यूज़ होता है। तो इसमें बेसिकली हमारे पास 3 पॉइंटर्स होते हैं। सबसे पहले पॉइंटर को हम नाम देते हैं लो। जो लो पॉइंटर होता है वो एरे के सबसे पहले एलिमेंट को, जो कि सबसे छोटा एलिमेंट भी होता है, उसको पॉइंट करता है। जो सेकंड पॉइंटर है वो हमारे पास होता है हाई। तो हाई को
हम सबसे लास्ट में पॉइंट करते हैं जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट होता है, यानी जो सबसे बड़े वाला एलिमेंट होता है। फिर इन दोनों की हेल्प से हम एक तीसरा पॉइंटर भी कैलकुलेट कर लेते हैं जो कि होता है मिड। ये जो सेंटर वाला एलिमेंट होता है उसको पॉइंट करता है, और इसको निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ करते हैं। तो एक बारी देखते हैं इसमें होता क्या है एग्जाम्पल के थ्रू। तो जैसे हमारे पास ये एक एरे गिवन है, सॉर्टेड एरे है, और इसमें से हमको ये टारगेट एलिमेंट ढूंढना है जो कि है 15। तो अब हम इसमें क्या करते हैं कि जो हमारा टारगेट एलिमेंट है उसको हम मिड वाले एलिमेंट से कंपेयर करते हैं। अगर तो मिड वाला एलिमेंट टारगेट एलिमेंट से छोटा है, इसका मतलब जो टारगेट एलिमेंट है वो इससे बड़ा होगा, तो वो इसके आगे ही कहीं पर होगा, तो हम सिर्फ इसके आगे वाली एरे में सर्चिंग कंटिन्यू करते हैं। जो पीछे वाला होता है हम उसको छोड़ देते हैं, उसमें हम नहीं देखते फिर, क्योंकि मतलब ही नहीं बनता। फिर हम जो है हमारे पॉइंटर्स को अपडेट करते हैं। तो ये नए वाले जो हमको एरे मिली है, अब इसके सबसे पहले एलिमेंट पे आ जाएगा लो, और इसके सबसे लास्ट वाले एलिमेंट पे आ जाएगा हाई, और इसके बीच वाले किसी एलिमेंट पर आ जाएगा मिड। फिर से हम मिड को टारगेट एलिमेंट से कंपेयर करेंगे जब तक हमको हमारा टारगेट एलिमेंट नहीं मिल जाता। यही प्रोसेस जो है वो रिपीट होता रहेगा। बस इतना सा है बाइनरी सर्च। तो अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस वाले यूनिट का। इस टॉपिक से हमेशा एक क्वेश्चन तो आता ही है। तो अब हम देखते हैं इसमें होता क्या है। तो जो हमारे पास कन्वेंशनल तरीका होता है दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए, जिसमें हम क्या करते हैं, पहले मैट्रिक्स की पहली रो को दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दूसरी रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे हमको ये वाला रिजल्टेंट मिल जाता है। पर जब हम इसका कोड लिखते हैं तब हमको इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिलती है O ऑफ n क्यूब, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हम ट्राई करते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम को यूज़ करने का। तो इसमें हम एक बेस केस लेते हैं जिसमें हम 2x2 का मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के लिए ये 4 इक्वेशंस लिखते हैं। अगर हमारे पास 2x2 से ज़्यादा बड़ा मैट्रिक्स होता है तो हम अज्यूम करते हैं कि वो जो है 2 की पावर में है, जैसे 4x4 या 8x8 ऐसे मैट्रिक्स है। अगर नहीं होता तो हम 0 लगाकर बना देते हैं उसको। फिर हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास 4x4 के मैट्रिसेस हैं, उसे हम 2x2 के 4 सब मैट्रिसेस में डिवाइड कर देते हैं कुछ ऐसे, और हर एक सब मैट्रिक्स को हम एक एलिमेंट की तरह फिर ट्रीट करते हैं। जैसे ये A11 है, फिर ये A12 है, ये A21 है, और ये है A22। जब हम इसका कोड लिखते हैं तो ये कुछ ऐसा आता है। अगर हमारे पास 2x2 या उससे छोटा मैट्रिक्स है तो हम वही वाले 4 फॉर्मूले डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं जो हमने पहले देखे थे, ये वाले। और अगर हमारा 2x2 से बड़े का मैट्रिक्स होता है तो हम तब तक उसको डिवाइड करते हैं जब तक वो 2x2 की फॉर्म में आ जाए उसके सब मैट्रिक्स, और फिर हम रिकर्जन यूज़ करते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। बट इसमें भी हमारे पास हम 8 बारी रिकर्जन को यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये आ जाती है। फिर जब हम इसमें मास्टर थ्योरम लगा के इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं तो वो भी n क्यूब ही आती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्ट्रेसन ने क्या करा है कि ये 7 फॉर्मूले दिए हैं, जिसकी वजह से हमारी जो रिकर्जन है, रिकर्जन की इक्वेशन है, वो कुछ इस टाइप की आ जाएगी। जब हम इन 7 फॉर्मूलों को यूज़ करके ये
4 एलिमेंट्स कैलकुलेट करते हैं तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है O ऑफ n की पावर 2.81। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखना, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो जो ये डिफरेंस आया है 3 से 2.81 का, ये थोड़ा सा बेटर है, लेकिन ये n क्यूब से बहुत ज़्यादा बेटर है, काफ़ी टाइम सेव होता है और कॉम्पिटिशनली ये कन्वेंशनल तरीके से बेटर है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्वेक्स हल। तो कॉन्वेक्स हल क्या होता है? एक ऐसा पॉलीगन जिसके या तो अंदर या फिर उसकी बाउंड्री पर सारे पॉइंट्स आते हो। तो कॉन्वेक्स हल इज द स्मॉलेस्ट कॉन्वेक्स पॉलीगन कंटेनिंग ऑल द पॉइंट्स। यहाँ कॉन्वेक्स का मतलब है कि इसमें कोई शेप में इंडेंट नहीं आना चाहिए, यानी वो अंदर की तरफ बेंड नहीं होनी चाहिए, या तो स्ट्रेट हो या तो बाहर की तरफ हो। अगर वो अंदर बेंड हो जाए तो वो कॉनकेव पॉलीगन हो जाता है। तो ये निकालने के लिए हमारे पास ये एक एल्गोरिदम होता है, एक एक स्टेप पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल के साथ। If point V is the point of lower tangent, then break, else move the point V in clockwise direction। यानी कि अगर तो हमारे पास जो V गिवन पॉइंट है वो लोअर टेंजेंट है तो वहीं ब्रेक कर देंगे, अगर नहीं है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तब तक चलेंगे जब तक हमको लोअर टेंजेंट नहीं मिल जाता। तो हमारे पास यहाँ पे ये V पॉइंट है, हम इसमें चेक करते हैं कि क्या ये लोअर टेंजेंट है। ये लोअर टेंजेंट पे नहीं आता तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। ये वाला पॉइंट भी लोअर टेंजेंट पे नहीं आता तो हम नेक्स्ट पॉइंट में मूव करते हैं। ये वाला पॉइंट जो है वो सबसे लोएस्ट है, लोअर टेंजेंट को टच करता है, तो ये वाला हमारा लोअर टेंजेंट पॉइंट हो जाता है। तो यहाँ पे हम v को अपडेट करके यहाँ लिख देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं। If point W is the point of lower tangent, then break, else move in the counterclockwise direction। इसमें भी हमको सेम चीज चेक करनी है बट विद द पॉइंट W। तो ये वाला पॉइंट ऑब्वियसली लोअर टेंजेंट नहीं है, बट अब हमको काउंटर क्लॉकवाइज घूमना है। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चेक करते हैं क्या ये लोअर टेंजेंट है। हाँ, ये वाला लोअर टेंजेंट पॉइंट है, तो हम W को अपडेट कर देंगे। तो क्योंकि अब हमको दोनों सब क्योंकि अब हमको दोनों कॉन्वेक्स हल के लोअर टेंजेंट पॉइंट्स मिल चुके हैं तो हम इनको ज्वाइन कर देंगे। ऐसे ही सेम हमको करना है अपर टेंजेंट पॉइंट्स के लिए। तो देखते हैं फिर से। इफ द पॉइंट V is the point of upper tangent then break, else move to the counter clockwise direction। अब हम V को काउंटर क्लॉकवाइज मूव करेंगे जब तक हमको अपर टेंजेंट नहीं मिल जाता। तो यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे। अब क्योंकि हमको यहाँ पे अपर टेंजेंट मिल गया है तो यहाँ पे हम अपडेट कर देंगे V को। हमें सेम करना है W के साथ और इसको भी काउंटर क्लॉकवाइज ही मूव करना है। तो फिर से हम W को काउंटर क्लॉकवाइज मूव करते हैं। क्या ये अपर टेंजेंट पॉइंट है? हाँ, ये वाला अपर टेंजेंट है, तो हम यहाँ पे भी W को अपडेट कर देंगे और इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। तो जो अब हमारे पास ये वाला पॉलीगन बनेगा, ये हमको रिजल्टेंट कॉन्वेक्स हल मिल गया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लोजेस्ट
पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो इसमें हमको बहुत सारे पॉइंट्स दे रखे होते हैं एक प्लेन में, और हमारा गोल होता है कि उसमें हमको एक ऐसा पेयर ढूंढना है पॉइंट्स का जो सबसे ज़्यादा पास हो। तो इसमें हम डिवाइड एंड कॉन्कर ही यूज़ करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जैसे हमारे पास ये एक पूरा प्लेन गिवन है, हम इसको क्या करते हैं, हम इसको डिवाइड कर देते हैं और फिर हम इसमें लेफ्ट साइड में एक ढूंढते हैं क्लोजेस्ट पेयर, फिर हम राइट साइड में क्लोजेस्ट पेयर ढूंढते हैं, फिर जो भी इन दोनों से मिनिमम डिस्टेंस मिलता है हम उस साइज का यहाँ पे दो मार्जिन्स बना देते हैं। यहाँ 2D उसकी विड्थ होती है और D उसकी हाइट होती है। फिर हम एक मिक्स्ड रीजन में जो भी क्लोजेस्ट पेयर होता है हम वो देखते हैं। अगर वो D से छोटा है तो वो क्लोजेस्ट पेयर हो जाता है, और अगर वो D से बड़ा है तो D वाला जो पेयर था वो हमारा क्लोजेस्ट हो जाता है। तो जब हम ये डिवाइड करते हैं, ये सिर्फ हम एक बार डिवाइड नहीं करते, ये हम मल्टीपल टाइम्स डिवाइड करते हैं जब तक हमारे पास एटलीस्ट 3 पॉइंट्स एक डिवीजन में रह जाते हैं। ये यहाँ पे आपको सिर्फ एक डिवीजन दिख रहा है, बट हम ये पूरा मल्टीपल टाइम्स डिवाइड करते हैं। यानी ये एक हाफ है, फिर एक इस हाफ में भी करते हैं, इसको भी हाफ करते हैं, जब तक मतलब एक डिवीजन में मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स रह जाते हैं। और इसमें डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम ये वाला बेसिक सा फॉर्मूला यूज करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे ग्रीडी एल्गोरिथम्स। ग्रीडी एल्गोरिथम्स में सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है हफमैन कोडिंग। तो जब भी हमको कोई मैसेज सेंड करना होता है तो हम पहले उसको एनकोड करते हैं ताकि वो लीक ना हो सके, कोई और उसको ना पढ़ सके रिसीवर के अलावा। तो हम उसके लिए सबसे बेसिक मेथड जो यूज़ करते हैं कि हम जो भी हर कैरेक्टर का स्काई कोड होता है हम उसकी वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट करके फिर सेंड कर देते हैं। बट इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि जो स्काई कोड है उसकी मिनिमम वैल्यू है 65, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको एटलीस्ट 8 बिट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जब हम मैसेज को एनकोड करते हैं तो जैसे ये वाला मैसेज की लेंथ है 20, तो 20 टाइम्स 8 यानी 160 बिट्स का मैसेज बन जाता है। तो इसके लिए हम एक मेथड यूज करते हैं जिसको बोलते हैं फिक्स साइज कोड मेथड। तो इसमें क्या होता है कि जो भी कैरेक्टर्स यूज में है हम उनको अपने खुद के नए बनाए हुए कोड असाइन कर देते हैं। जैसे यहाँ पे सिर्फ 5 कैरेक्टर्स यूज हो रहे हैं तो हमने सिर्फ 3 बिट्स को यूज करके उनको कोड दे दिया। तो जब भी हम इसको एनकोड करेंगे तो 20 इंटू 3 होगा यानी 60, जो कि बहुत कम है। ठीक है, जब हमने नए कोड्स बनाए हैं तो रिसीवर को नहीं पता कि हमने किसको क्या कोड असाइन करे किस कैरेक्टर को, तो उसके लिए हमको टेबल भी सेंड करना पड़ता है। तो टेबल के साइज के लिए हम स्काई कोड प्लस जो हमने न्यू कोड बनाया है वो सेंड करते हैं। तो स्काई कोड हर कैरेक्टर के लिए 8 बिट का होगा, तो 5 इंटू 8, और जो नया कोड होगा वो 3 बिट्स का होगा, तो 5 इंटू 3। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 55। ये होगा सिर्फ टेबल का साइज। जब हम टेबल और मैसेज दोनों के साइज को ऐड करेंगे, जब हम टेबल और मैसेज दोनों के साइज को ऐड करेंगे तो हमारे पास 115 बिट्स का टोटल मैसेज बन जाएगा। अगर हमको इससे भी छोटा साइज चाहिए तो हम एक और मेथड हमारे पास होता है वेरिएबल साइज कोड मेथड। इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी सबसे ज़्यादा यूज होने वाले कैरेक्टर्स हैं हम उनको छोटा साइज दे देते हैं। जैसे इसमें B, C और D ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में यूज हो रहे हैं, तो हमने इनको 2 बिट का साइज दिया है। A और E जो है उनको हमने 3 बिट का साइज दिया क्योंकि वो थोड़े
कम फ्रीक्वेंसी में यूज़ हो रहे हैं। तो इसके लिए हमको एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाना होता है। इसमें क्या करते हैं कि हम साइज, तो इसमें हमको एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाना होता है, जिसमें हम क्या करते हैं कि फ्रीक्वेंसी को असेंडिंग ऑर्डर में जब हम करेंगे तो उस हिसाब से हम सारे एलिमेंट्स यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे ई की फ्रीक्वेंसी है 2, फिर ए की है 3, ऐसे करके हम सबको लिख देंगे। फिर जो भी सबसे स्मॉलेस्ट वाले होते हैं हम उनको ज्वाइन कर देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास सबसे छोटे हैं ई और ए, तो हमने इन दोनों को ज्वाइन करके लिख दिया 5। फिर हमारे पास सबसे छोटा, या तो आप डी और बी को ज्वाइन कर सकते हो, या तो फिर इसको 5 को और डी को ज्वाइन कर सकते हो। तो हमने ये कर दिया। फिर यहाँ पे हमारे पास आ गया 9, क्योंकि अब 9 से छोटे हमारे पास 5 और 6 है, तो अब हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे यहाँ पे। फिर हमारे पास 2 रह जाएंगे तो हम इनको ज्वाइन कर देंगे। फिर हमारा क्या काम है, जो भी लेफ्ट साइड वाली ब्रांचेस हैं हम उनको 0 नंबर दे देंगे, और जो भी राइट साइड वाली ब्रांचेस हैं उनको हम 1 नंबर दे देंगे। ये सब में हमने यही करा। फिर जैसे हमको किसी भी कैरेक्टर का, तो अगर हमको किसी भी कैरेक्टर का नया वाला कोड निकालना है तो हम क्या करते हैं कि जो भी टॉप ब्रांच होती है उससे नीचे आते जाते हैं। जैसे हमको ए का अगर चाहिए तो हम सबसे पहले यहाँ से ऐसे ट्रैवल करते हुए ए तक आ जाएंगे। तो इसमें हमको ए का मिला 0 0 1, हमारे पास ई का होगा 0 0 0, डी का होगा हमारे पास 0 1, बी का होगा 1 0 और सी का होगा 1 1। तो ऐसे करके हम ये वाला एक टेबल प्रिपेयर कर लेते हैं। तो जब हम इसका साइज कैलकुलेट करेंगे तो कुछ इस टाइप से करेंगे, और हमारे पास लास्ट में साइज आ जाएगा 97 बिट्स, जो कि सबसे छोटा साइज है तीनों मेथड्स में से। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नैपसैक। तो नैपसैक को समझने के लिए इमेजिन करो कि कोई एक चोर है और वो किसी के घर पर चोरी करने गया है, और वो अपने साथ सिर्फ एक ही बैग लेकर आया है जिसमें उसको सारा सामान डालना है, ठीक है। बट उस बैग की कैपेसिटी है कि उसमें लेट से सिर्फ 10 kg का सामान आ सकता है। तो अब गोल उसका ये रहेगा कि वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल सामान उठाए जिनका वेट कम हो, ताकि वो उसके बैग में फिट हो जाए और वो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ें उठा के लेकर जाए। तो नैपसैक में भी कुछ ऐसा ही होता है। इसमें हमको एक स्टैक गिवन होता है और उसका साइज गिवन होता है, और कुछ ऑब्जेक्ट्स का प्रॉफिट और वेट गिवन होता है। तो इसमें हमको ना क्या करना होता है कि इन ऑब्जेक्ट्स को उस स्टैक में हमको डालना होता है, सच दैट कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम निकले, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम P/W का रेशियो कैलकुलेट करते हैं हर एक ऑब्जेक्ट के लिए। फिर जो भी सबसे बड़ा जिसका P/W का रेशियो आता है, जैसे इस केस में हमारे पास 5th ऑब्जेक्ट का आ रहा है, ठीक है, जो कि है 6, तो हम उसको स्टैक में पुश कर देंगे। फिर हमारे पास है 5, जो कि है ऑब्जेक्ट 1 का, फिर हम उसको स्टैक में पुश कर देंगे। ऐसे करते रहेंगे जब तक हमारा पूरा जब तक स्टैक पूरा फिल नहीं हो जाता। बट जब तक हम यहाँ तक पहुँचे, हमने देखा कि जो हमारा नेक्स्ट प्रॉफिटेबल ऑब्जेक्ट है, जो कि है ऑब्जेक्ट नंबर 2, वो पूरा फिट नहीं हो पा रहा। वहीं पे काम आता है फ्रैक्शनल नैपसैक। हम उसको, हमें ज़रूरी नहीं है कि हमको पूरा ही ऑब्जेक्ट डालना है, उसको 2/3 जैसे हमने डाला है ताकि वो इसमें फिट हो सके। फिर लास्ट में हमको प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है। इसके लिए हम सिंपली क्या करते हैं, XI/PI इसका फॉर्मूला होता है, हर ऑब्जेक्ट का प्रॉफिट इंटू
उनकी क्वांटिटी इतनी हमने डाली है। यहाँ पे 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो पूरा का पूरा हमने उस स्टैक में डाल दिया है। 0 का मतलब है कि वो बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता उस स्टैक में, और कुछ ऐसे फ्रैक्शनल अगर नंबर होते हैं इसका मतलब कि वो उस फ्रैक्शन जितना ही स्टैक में है, पूरा नहीं है। तो ये हम यूज़ करते हैं प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हर स्टैक। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिम्स एल्गोरिदम। तो प्रिम्स एल्गोरिदम यूज होता है एमएसटी बनाने के लिए। एमएसटी होता है मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री में क्या होता है कि एक ग्राफ गिवन होता है, ग्राफ का एमएसटी बनता है। तो हर ग्राफ का हर एक नोड एटलीस्ट एक दूसरे नोड से कनेक्टेड होना चाहिए, और उसमें कोई साइकिल नहीं होनी चाहिए, एंड एक वेरी इंपॉर्टेंट जो टोटल एज वेट है वो मिनिमम होना चाहिए। तो कंडीशंस जब ये सब कंडीशंस सेटिस्फाई होंगी तो उसको एमएसटी बोलते हैं, और एमएसटी बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रिम्स एल्गोरिदम। तो एक एग्जांपल से समझते हैं इसमें क्या होता है। हमको जैसे ये एक ग्राफ गिवन है और इसका हमको एमएसटी बनाना है, तो सबसे पहले हम एक टेबल बनाते हैं और हर एक नोड को इन्फिनिटी असाइन कर देते हैं। फिर हम एक सोर्स नोड पे जाते हैं जहाँ से हम ट्रेवर्सिंग स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिया 1, तो अब 1 से 2 ब्रांचेस जा रही हैं, एक जा रही है 2 को और एक जा रही है 10 को। तो जो इनके वेट्स हैं वो हम उसके नीचे लिख देंगे। जैसे 2 के नीचे हमने लिख दिया 1 और 10 के नीचे हमने लिख दिया 15। बाकी सबको हम अभी भी इन्फिनिटी रखेंगे, और जो पेरेंट नोड है हम उसको डैश से डिनोट कर देंगे कि ये वाला जो नोड है ये एक बार ट्रेवर्स हो चुका है। फिर हम देखेंगे कि जो भी हमने ये इस वाले रो में वैल्यूज लिखी हैं उनमें से मिनिमम कौन सी है। तो जैसे 15 और 1 में 1 है, तो हम जो ये वाला नोड है जिस पे हम अभी हैं हम उसको इस वाले नोड से कनेक्ट कर देंगे, यानी 1 को हम 2 से कनेक्ट कर देंगे। अब हम आ गए हैं सेकंड नंबर वाले नोड पे, तो हम यहाँ पे भी डैश लगा देंगे। अब 2 से जा रही 3 ब्रांचेस, एक 1 को, एक 3 को, एक 5 को। ठीक है, तो हम 1 वाली इग्नोर कर देंगे और 1 और 2 लिख देंगे 5 और 3 के नीचे। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे मिनिमम कौन सी है। तो मिनिमम यहाँ पे है 1, तो हम 2 को 5 से कनेक्ट कर देंगे, और यही सेम प्रोसेस बार बार चलता जाएगा जब तक हम सारे के सारे एक ट्रेवर्स नहीं कर लेंगे और सारे के सारे डैशेस नहीं लग जाएंगे एंड तक। जब ये हो जाएगा तब हमको मिनिमम स्पैनिंग ट्री मिल जाएगा। अब आप यहाँ देखोगे कि कुछ कुछ जगहों पर वैल्यूज को सर्कल कर रखा है। ये इसलिए कर रखा है कि जैसे यहाँ देखो कि 10 जो 10th नोड है वो यहाँ तक ट्रेवर्स नहीं हुआ है, तो जब हम करेंगे तो हमको देखना होगा कि उसका पेरेंट नोड कौन सा है। तो हमको पूरा बैक ट्रैक करना पड़ेगा। इससे अच्छा कि हम सर्कल कर लें कि यहाँ पे जैसे 1 है इसका पेरेंट नोड, तो जब अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे 3 अपडेट ना होती और 15 ही चलती जाती तो हम इसको 1 से कनेक्ट कर देते, बट इस केस में हम नहीं करेंगे। जब हम ये पूरा सॉल्व कर लेंगे तो इस ग्राफ का एमएसटी कुछ इस टाइप का दिखेगा, जिसमें कोई साइकिल नहीं बन रही है, सारे नोड्स एटलीस्ट एक नोड से कनेक्टेड है, और जो टोटल एज वेट है वो मिनिमम होगा। तो अब हमारे पास नेक्स्ट एल्गोरिदम है क्रुस्कल्स एल्गोरिदम। ये भी एमएसटी फाइंड करने के लिए यूज होता है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, हमारे पास
दो डिसजॉइंट सेट्स होते हैं, एक का नाम होता है यूनियन सेट और एक का नाम होता है फाइंड सेट। तो फाइंड सेट का काम ये होता है कि जो भी मिनिमम वेटेड एज होती है एक गिवन ग्राफ में, वो उसको फाइंड करता है, और जो यूनिट यूनियन जॉइन होता है वो उन दोनों नोड्स को यूनाइट कर देता है। तो एक बारी एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हमको ये एक ग्राफ दे रखा है और हमको इसका एमएसटी बनाना है। तो इसमें हम सबसे पहले ढूँढेंगे कि सबसे छोटी एज कौन-सी है। तो यहाँ पे है 1 जो ई और डी को जॉइन करती है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में ई और डी को जॉइन कर देंगे। अब नेक्स्ट फिर से हम सबसे छोटी देखेंगे जो कि है ये वाली, तो हम ए और बी को जॉइन कर देंगे। ऐसे ही करते रहेंगे। जब यहाँ पे हम थर्ड को जॉइन कर देंगे तो इसके बाद हमारे पास सबसे छोटी वाली एज हो जाएगी ये वाली। बट अगर हमने इसको जॉइन करा तो यहाँ पर एक ना साइकिल फॉर्म हो जाएगी। बट एमएसटी जो होता है उसमें साइकिल नहीं होती, तो हम ये वाला जो है इसको इग्नोर कर देंगे और इससे नेक्स्ट शॉर्टेस्ट एज देखेंगे कौन सी है, तो वो है 5। तो जब हम इस 5 को जॉइन कर देंगे तो हमको ये एमएसटी मिल जाएगा। तो क्रूस्कल्स जो है वो प्रिम्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा आसान है, और इन दोनों में मेन डिफरेंस ये रहता है कि जो प्रिम्स है वो एक कंटिन्यूअस मैनर में बनता है उसमें एमएसटी, और जो क्रूस्कल्स होता है उसमें ना पीस बाय पीस बनता है। मतलब जैसे यहाँ पे ये वाला एक पीस अलग बन गया, फिर ये ए और बी वाला अलग बन गया, ये कंटिन्यूअस मैनर में नहीं बन रहा। बट प्रिम्स में क्या होता है कि अगर जैसे ई और डी से ही बना है तो नेक्स्ट एज जो है वो ई या फिर डी से ही बननी चाहिए, कोई अलग एज नहीं होनी चाहिए जो डिस्कनेक्टेड हो। अब इस यूनिट का हमारे पास लास्ट टॉपिक है सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। तो इसमें हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, डिजक्स्ट्रा एल्गोरिदम और बेलमन फोर्ड एल्गोरिदम। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिजक्स्ट्रा एल्गोरिदम क्या होता है। तो इसमें हमको बेसिकली क्या करना होता है, हमको एक सोर्स नोड गिवन होता है और हमको बाकी सारे नोड से उसका शॉर्टेस्ट पाथ निकालना होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं कि इसमें क्या करते हैं हम। तो हमारे पास जैसे एग्जांपल है और हमको इसमें सोर्स दे रखा है एस, और हमको बाकी जो 4 नोड्स हैं हमको उससे इसका शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है। तो इनिशियली हम सबको इन्फिनिटी असाइन कर देते हैं वैल्यू फॉर शॉर्टेस्ट पाथ। फिर हम देखते हैं कि S से हम डायरेक्ट जा सकते हैं T पे और Y पे। तो हमको जो इसकी वैल्यूज दे रखी हैं 10 और 5, वो हम यहाँ पे अपडेट कर देते हैं। फिर जो हमारे पास मिनिमम वैल्यू है जो कि है 5, तो हम देखते हैं हम इस नोड के थ्रू बाकी किस नोड पे जा सकते हैं। तो थ्रू Y हम जा सकते हैं T पे, X पे और Z पे। तो हम इनकी भी वैल्यूज अपडेट कर देते हैं, जैसे 5 + 2 = 7, 5 + 7 = 14 और 5 + 3 = 8। बट t की हमारे पास वैल्यू ऑलरेडी है जो कि है 10, बट क्योंकि 10 8 से बड़ा है तो हम यहाँ पे 8 लिख देंगे क्योंकि हमको शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है। फिर इसके थ्रू हमको मिनिमम वैल्यू मिली है 7, तो हम अब देखते हैं कि हम z के थ्रू किस नोड पे जाते हैं। हम z के थ्रू जा सकते हैं x नोड पे। तो 5 + 2 + 6 ये हो जाएगा 13। क्योंकि 13 14 से छोटा है तो हम उसको भी यहाँ पे अपडेट कर देंगे। बट जब हम थ्रू t देखते हैं तो हमारे पास x नोड की वैल्यू आ जाती है 5 + 3 + 1 दैट इज 9। तो क्योंकि 9 13 से छोटा है तो हम यहाँ पे उसको अपडेट कर देंगे। तो जो ये हमको फाइनली ये ग्राफ मिला है ये हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट ग्राफ। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेलमन फोर्ड। तो बेलमन फोर्ड एग्जैक्टली सेम है, बस इसमें और डिजक्स्ट्रा में ये फ़र्क है कि डिजक्स्ट्रा हर एज को एक बार ही रिलैक्स करता है, बट जो बेलमन फोर्ड है वो हर एज को v-1 टाइम्स रिलैक्स करता है। v यहाँ पे है नंबर ऑफ वर्टिसेस। तो इससे हमको क्या फ़ायदा होता है कि जो अगर हमारे पास कोई नेगेटिव
एज होती है तो वो बार बार कम होती जाती है। जब हम वीएथ टाइम रिलैक्स करेंगे तो हमारा एक नोड की जो पाथ होगा वो और रिड्यूस हो जाएगा, जिसका मतलब ये है कि हमारे पास नेगेटिव साइकिल क्रिएट हो रही है इसमें। एक हम एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास सेम सोर्स नोड है S, तो यहाँ से हम जा सकते हैं 6 पे और 7 पे। तो यहाँ से हम जा सकते हैं T पे और Y पे, और इनकी कॉस्ट आएगी 6 और 7। तो हमने अपडेट कर दी। फिर हम 6, क्योंकि मिनिमम है तो हम देखते हैं कि T के थ्रू हम कहाँ जा सकते हैं। T के थ्रू हम जा सकते हैं X पे, Z पे और Y पे। तो हम इनकी वैल्यूज भी अपडेट कर देंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव एज है तो ये हो जाएगी 6 -4, तो ये 2 हो जाएगी। क्योंकि ये मिनिमम है तो हम यहाँ से देखते हैं कि हम कहाँ जा सकते हैं। 2 + 7 हमारे पास हो जाएगी 9, क्योंकि 9 4 से बड़ा है तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे 4 ही रहने देंगे। बट जब हम x के थ्रू वापस t पे जाएंगे तो 4 - 2 6, तो ये हो जाएगा 4 - 2 हो जाएगा 2। तो क्योंकि 2 जो है वो 6 से छोटा है तो हम यहाँ पे 2 को अपडेट करते जाएंगे। और फिर हम अगर 2 से फिर से इधर आएंगे तो ये -4 करेंगे। 2 - 4 हो जाएगा -2। तो हम एक साइकिल में यहाँ पे फंस जाएंगे। तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा -2, और ये जो होगा ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अगर हम ये डिजक्स्ट्रा से करते तो हमको यहीं पर ही रुकना पड़ता, क्योंकि वो एक बारी जब रिलैक्स कर देता है वो दोबारा नहीं करता, वो हर एज को एक ही बारी रिलैक्स करता है। तो थैंक यू गाइज, दिस इज इट फॉर द यूनिट।